आर्टिकल 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है आप ये समझे। हम राज्य किसको कहेंगे? तो हमने क्या बताया था कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे भाई? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, संघ की कार्यपालिका और विधान पालिका। राज्य की कार्यपालिका और विधान पालिका मतलब यूनियन एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। फिर थर्ड कौन आएगा भाई? तो लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज। तो पंचायती राज और जो नगर पालिका है ये है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? कॉरपोरेशन, जो निगम होता है। और फिर क्या आ जाएगा? जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनियां है, इनको क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। अब स्टेट की परिभाषा क्यों दिया गया फंडामेंटल राइट्स के पहले? फंडामेंटल राइट्स में ही शुरुआत होने के पहले आखिर स्टेट परिभाषा देने का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं कि यहां भी स्टेट का परिभाषा दे रहे हैं और आर्टिकल 36 में भी दे रहे हैं। हम डीपीएसपी के शुरुआत के पहले भी दे रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स के पहले दे रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? आखिर हमें यहां देने का क्या मतलब है? हमें देने का मतलब है कि आर्टिकल 12 में अगर जो राज्य का डिफिनीशन है फंडामेंटल राइट्स को, अगर इनके द्वारा किसी भी प्रकार का इनक्रोच किया जाता है तो गौर करिए इसका जुडिशियरी के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा। आर्टिकल 32 का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि 2 व्यक्ति में झगड़ा हो और आपका कोई व्यक्ति आपका जमीन दखल कर लिया या आपके राइट्स को क्या कर रहा है? छीन रहा है। क्या फंडामेंटल राइट है? क्या फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के खिलाफ दिया गया है, न कि प्राइवेट पर्सन्स के। हाँ, प्राइवेट पर्सन्स का वहां पर प्रयोग देखा जा सकता है जब 17 का प्रयोग होता है। आर्टिकल 17 समझते हैं? अनटचेबिलिटी का। जैसे 2 लोग ट्रेन में चल रहे हैं, कोई व्यक्ति कह रहा है कि यहां नहीं बैठने देंगे, तुम इस कास्ट के हो, वहां पर फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। लेकिन गौर करिए कोई भी वर्किंग में कोई इस तरह के पब्लिक प्लेसेज को यूज करने के संदर्भ भेजा नहीं है। पब्लिक प्लेसेज को यूज करने के संदर्भ में चाहे राज्य हो या प्राइवेट पर्सन, अगर दोनों मना करते हैं तो दिस इज द केस ऑफ फंडामेंटल राइट। लोक स्थान पर कोई भी अगर प्रयोग करने के लिए मना कोई निजी आदमी करता है, दबंग आदमी करता है या राज्य की इकाई, फंडामेंटल राइट्स लागू है। लेकिन वर्किंग क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का व्यवधान होता है, अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करने दिया जाता है, स्टेट ऐसा करती है, तो ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। इसीलिए स्टेट का परिभाषा दिया गया, कारण कि फंडामेंटल राइट्स किसके विरुद्ध है? स्टेट के विरुद्ध है। किसको दिया गया है? नागरिकों को अधिकार दिया गया है। स्टेट में कौन कौन आते हैं? तो जो अभी हमने आपसे चर्चा किया। इज इट क्लियर? अब देखिए इसके बाद में आर्टिकल 13 क्या कह रहा है भाई? आर्टिकल 13 कह रहा है, 13 कह रहा है कि पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट लॉ। संसद ही जो कानून बनाती है वही विधि समझा जाएगा। लॉ इज कंसीडर्ड व्हेन द पार्लियामेंट इनेक्ट्स द लॉ। विधि वही है जो संसद क्या करती है? निर्माण करती है। विदाउट पार्लियामेंट, अगर बिना संसद का, नो एनी अथॉरिटी कैन इनेक्ट लॉ, कोई भी सत्ता कानून का निर्माण नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? इसका दायित्व तो किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है। इसलिए पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है। अब इसका 2 क्लॉज है। उपबंध क्लॉज को क्या कहते हैं हिंदी में? उपबंध। आर्टिकल 13(1) का जो पहला उपबंध है कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बताता है कि संविधान निर्माण के पहले जो कानून बन गए हैं
ठीक है, गौर करिए, क्या संविधान लागू होने के बाद लागू होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू ब्रिंग चेंजेस इन दैट प्रोविजंस। उस प्रावधान में संसद क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। और गौर करिए, ये है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान निर्माण के बाद के जो कानून है, क्या इसमें संसद परिवर्तन नहीं करेगी, करेगी। संसद इसमें भी परिवर्तन कर सकती है। अब सवाल है क्या है कि क्यों 2 क्लॉज दिया गया, एक ही क्लॉज में काम चल जाता। कारण कि अगर इस पहले का कोई मामला चल रहा है तो यह मामला इसी कानून के द्वारा देखा जाएगा, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा नहीं देखा जाएगा। लेकिन गौर करिए, यहां पर दे दिया गया है कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इसमें कोई भी मामला अगर है और सरकार को या पार्लियामेंट को लग रहा है कि नहीं इसमें चेंज लाने की जरूरत है, तो गौर करिए इसके विषय को चेंज किया जा सकता है। जैसे जमींदारी, एबोलिशन ऑफ जो जमींदारी सिस्टम है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। जबकि ये जमींदारी किसका था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, तो इसलिए ये लाया गया है। अब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चल रहा है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी चेंजेस कर दिया गया है। हमने अभी 2 कानून इसका चेंज किया है और एक कानून क्या किया है, इसका चेंज किया है। जैसे एविडेंस एक्ट है, ये क्या है, 1860 का है। और जैसे हम देख लेंगे क्या भाई, तो भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता भी क्या है, एविडेंस एक्ट 1872 का है। जो भारतीय दंड संहिता, 3 कानून है अभी जो चेंज किया गया है, आईपीसी, सीआरपीसी, आप लोग भी जानिए, और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों चेंज किया गया है। आईपीसी को चेंज कर दिया गया है, दंड के जगह न्याय, दंड के जगह क्या कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। और इंडियन के जगह क्या कर दिया गया है, बी कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता, यस कर दिया गया है, BNS, भारतीय न्याय संहिता हिंदी में लिख दिया गया है। अब देखिए सीआरपीसी, सीआरपीसी में क्या है भाई, जो आपराधिक मामले हैं, अब इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS कर दिया गया है। अब इसको जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, इसको क्या कर दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA कर दिया गया है। अब जो ये चेंज लाया गया है, गौर करिए, अब जो भारतीय दंड संहिता है ये 1973 का है, जी नहीं 3 का नहीं है, ये भी 1860 का ही था। लेकिन 1973 में क्या किया गया, परिवर्तन कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। तो परिवर्तन कर दिया गया, तो अब मान लिया गया कि जो हमारे भारतीय जो दंड संहिता है यह 1973 का है, नाम परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन इसके प्रोविजंस क्या कर किए गए, परिवर्तित। अब इसका 1973 मान करके 2024 में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। तो रिप्लेसमेंट किसका मानते हैं, 1860 का कि 1973 का, 1973 का। लेकिन अगर मौलिक कब का है, 1860 का है। अगर कहा जाए कि इसका फंडामेंटल रूट एड्रेस क्या है, मौलिक रूप से इसकी जड़ कहां पर है, तो जड़ कहां पर है, 1860 का है। लेकिन परिवर्तित कब हुआ, 1973 में। अब रिप्लेसमेंट कब का माना जा रहा है, 1973 का रिप्लेसमेंट कब माना जा रहा है, 1904। अब देखिए सीआरपीसी का BNSS कर दिया गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। अब परिवर्तन करके रिप्लेसमेंट करके क्या कर दिया गया, 2024। ये 1872 का है, गौर करिए, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं उतना हुआ था, इसलिए अब इसका रिप्लेसमेंट क्या माना जा रहा है, 2024। ये 3 ला दिए गए हैं, सेक्शनल बदल लिए गए। हाँ, अब आपको इसमें बहुत सेक्शन पढ़ना नहीं है, आपको इतना जरूर जानना है कि ये BNSS क्या है,
ये पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो अब आपको बताना है